यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना बच्चों। चलो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हेडिंग ये होनी चाहिए आपकी कि आज हम पढ़ने वाले एनिलेशन इफेक्ट। एसिडिटी बेसिसिटी का थोड़ा पहले का पार्ट बाकी था, उसको हम कंप्लीट कर लेते, ठीक है ना। एनिलेशन इफेक्ट। बच्चों मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, एनिलेशन इफेक्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो थोड़ा मुझे एक बार बताना कि ये मेरे पास बेंजीन है और बच्चों ये मेरे पास साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, इसको हम बोलते हैं, पहले मैं बता चुका हूं, साइक्लो पेंटा साइक्लिक है और 5 कार्बन है, पेंटा डाई इनाइल। चलो इसको नाम छोड़ो, ये दोनों है आपके पास, ठीक है ना। आप बोलोगे सर ये आपका ये 6 मेंबर की है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है और ये भी आपका एरोमेटिक है, ठीक है ना बच्चों। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को मैं एक दूसरे के अंदर समा लूं इस तरह से, 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग, बहुत ज्यादा ध्यान से देखो। पहले ये 6 मेंबर की रिंग अलग थी और ये 5 मेंबर की रिंग अलग थी बच्चों, ये भी स्टेबल थी, ये भी स्टेबल थी। लेकिन इन दोनों को ऐड करने के बाद जो सिस्टम बनेगा आपका, आप बताओ इस बेंजीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और इस 5 मेंबर के रिंग के पास कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, अभी निगेटिव चार्ज रख देता हूं, कितने इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि जब दोनों अलग अलग थे तब स्टेबल थे, एक साथ आने के बाद भी क्या होने चाहिए थे बच्चों, एक साथ आने के बाद भी क्या होने चाहिए थे, स्टेबल होने चाहिए थे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, आप एक चीज अच्छे से देखो, बहुत ध्यान से एक चीज को देखो, अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया तो ये डबल बॉन्ड है ना बच्चों, ये डबल बॉन्ड दोनों के बीच में शेयर है। यानी कि दोनों की मतलब ये डबल बॉन्ड इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, यानी कि कंफ्यूजन हो जाता है उसको कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां पे। बहुत ध्यान से सुनो, रेजोनेंस रेजोनेंस छोटे रिंग की तरफ भी हो सकता है, बड़ी रिंग की तरफ भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे शेयरिंग होती है एरोमेटिसिटी की। आपको समझ में आ रहा है, दोनों मिलके एरोमेटिसिटी को शेयर कर रहे हैं कि मुझे भी एरोमेटिक रहना है और मुझे भी एरोमेटिक रहना है। यानी कि फर्स्ट वाले और सेकंड वाले दोनों रिंग को एरोमेटिक होने के लिए उन्होंने इस डबल बॉन्ड की शेयरिंग की, और इसीलिए से अगर एरोमेटिसिटी की शेयरिंग हो गई तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा, यानी कि पहले से ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे इसकी खुद की एरोमेटिसिटी थी बच्चों, यहाँ पे भी खुद की एरोमेटिसिटी थी, लेकिन जब एक दूसरे के पास आ गए तो याद रखना एरोमेटिसिटी की शेयरिंग हो गई। और दिस कंसेप्ट इज नोन एज दिस कंसेप्ट इज नोन एज एनिलेशन इफेक्ट। जहां पर भी एरोमेटिसिटी की शेयरिंग होती है उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं क्या, एनिलेशन इफेक्ट। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ, समझ में आया बच्चों। देखो अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक, चलो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। एक मिनट है, सुनो हाँ अच्छे से। मान लो ये मेरे पास, एक मिनट है, यहाँ पे मैं 6 मेंबर रिंग ये बना देता हूँ, 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे कोई बनाने की जरूरत नहीं है, डबल बॉन्ड ऑलरेडी हो गया, निगेटिव चार्ज है, ध्यान देना अच्छे से। अब अब अच्छे से देखो, और दूसरे यहाँ पे देखो, ये वाला निगेटिव चार्ज है। और आपसे पूछा कि सर, सुनो अच्छे से, आपसे अगर पूछा कि ये वाला निगेटिव चार्ज और ये वाला निगेटिव चार्ज, दोनों निगेटिव चार्ज में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा एरोमेटिक कौन है, तो आप खुद से बताओ बच्चों। ये वाला निगेटिव चार्ज इधर भी जाएगा इस रिंग में और इस वाले रिंग में भी जाएगा, लेकिन ये वाला निगेटिव चार्ज यहाँ पे मतलब एरोमेटिसिटी का अगर पूछा तो याद रखना ये एक ही जगह पे है, ठीक है ना। और बच्चों यहाँ पे एरोमेटिसिटी की शेयरिंग हो रही है, ठीक है ना, तो ये वाला एनिलेशन इफेक्ट शो करेगा, ये वाला एनिलेशन इफेक्ट शो करेगा। समझ में आया सबको, सबको समझ में आया।
मेरे आपका हेलो, मेरा नेटवर्क इशू है क्या? बच्चों बोलो जल्दी, मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? हेलो, आवाज नहीं क्या क्लियर मेरी? बोलो जल्दी। सब बताओ क्लियर है आवाज? अरे बहुत बच्चे बोल रहे क्लियर है। मेरा नेटवर्क इशू नहीं है रे, आपका वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है ना? चलो, अब आपको समझ में आया एनिलेशन इफेक्ट। एनिलेशन इफेक्ट कहाँ पे शो होता है? हालांकि यहाँ से एज सच कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, फिर भी मैं एक आपको, देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, या एनिलेशन इफेक्ट मैंने क्यों पढ़ाया, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, मैं अगर बेंजीन रिंग की बात करूँ ना, तो बेंजीन रिंग की, ध्यान से सुनना, इसकी जो रेजोनेंस की एनर्जी होती है ना खुद की, पर रिंग की, एक अकेले रिंग की 36 होती है। यानी कि रेजोनेंस एनर्जी अगर मैं बात करूं, मैंने कि जितनी ज्यादा, देखो बच्चों, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी ना रेजोनेंस एनर्जी, उतना ज्यादा आपका आपका सिस्टम स्टेबल होगा। समझ में आया बच्चों मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि सर, अब बच्चों जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, उतना ज्यादा आपका सिस्टम क्या होगा बच्चों? स्टेबल होगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे देखो, ये आपका कौन है? नैप्थेलिन है, ठीक है ना बच्चों? और नैप्थेलिन की जब रेजोनेंस एनर्जी चेक की तो वो आई 61। तो मुझे बताओ, सोच के बताओ थोड़ा सा, इस एक रिंग की 36 है, और यहाँ पे अगर टोटल की 61 है, तो बताओ पर रिंग की कितनी होगी? मैसेज करके बताओ, पर रिंग की, हर एक रिंग के लिए रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी, जल्दी बताओ। पर रिंग, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, जल्दी बताओ। हर पर रिंग के लिए रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी? अगर दोनों के लिए 6, हाँ, तो 30.5 आ जाएंगी सर, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। तो अब मुझे बताओ, फर्स्ट वाले केस में एक अलग है इसलिए इसकी 36 है, लेकिन सेकंड वाले केस में हर एक रिंग की रेजोनेंस एनर्जी कितनी है? 30.5। अब मुझे बताओ, फर्स्ट और सेकंड वाले केस में अगर मैं पर रिंग की बात करूं, हर एक रिंग की बात करूं, तो कौन सी रिंग ज्यादा स्टेबल होगी? जल्दी बताओ, फर्स्ट वाली रिंग ज्यादा स्टेबल होगी या सेकंड वाली रिंग? इसका रीजन क्या है पता है क्या आपको? यही तो रीजन है सर, इसके अंदर एनिलेशन इफेक्ट शो होता है, दोनों में एरोमेटिसिटी शो है, शेयर है, एरोमेटिसिटी की शेयरिंग होती है, इसलिए हर एक रिंग क्या हो जाती है? थोड़ी सी अनस्टेबल हो जाती है। थोड़ा और अच्छे से आपको समझाऊंगा, ध्यान देना बच्चों, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एकदम ध्यान दे के सुनते जाओ इस चीजों को। ये एंथ्रेसिन, नैप्थेलिन, ये क्या है? हाँ, नैप्थेलिन, एंथ्रेसिन एंड बेंजीन। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा, सर इसकी रेजोनेंट एनर्जी 36 है, इसकी 61 है बच्चों, और इसकी 84 है। अब ध्यान दे के सुनना, ये थी इस पूरे कंपाउंड के लिए, बेंजीन इस पूरे के लिए 61 थी, ठीक है ना बच्चों? रेजोनेंस एनर्जी इस पूरे के लिए रेजोनेंस एनर्जी 61 थी, और इस पूरे एंथ्रासिन के लिए रेजोनेंस एनर्जी 84 थी। तो मुझे बताओ, इन सब में ज्यादा स्टेबल कौन है? इनमें कंपाउंड की बात कर रहा हूं, हर कंपाउंड की बात कर रहा हूं, ज्यादा स्टेबल कौन है? तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, जल्दी बताओ। हाँ, नहीं रे, सुनो ना, अगर मैं रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? दिख रहा कौन है आपको? रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा है, जल्दी बताओ। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं, अब मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं, ओवरऑल सबसे ज्यादा कौन है? तो आप बोलोगे सर, ओवरऑल तो सबसे ज्यादा एंथ्रेसिन स्टेबल होगा, एंथ्रेसिन। एंथ्रेसिन ओवरऑल स्टेबल होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं, ये वाली बेंजीन रिंग और ये वाली बेंजीन रिंग, और ये एक एक रिंग की बात कर रहा हूं, तो आप इसको शेयर कर दो, तो हर एक के पास चल जाएगा 30.5, 30.5। इसके पास चल जाएगा कितना? 84 डिवाइडेड बाय 3 कितना? 28, 28, यानी कि एरोमेटिसिटी शेयरिंग हो रही है बच्चों। अगर मैं पर रिंग की बात करूं, अगर मैं पर रिंग की बात करूं, तो बेंजीन ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं, तो एंथ्रेसिन ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं एक एक रिंग की बात करूं, तो जो रिंग बेंजीन वाली है वो ज्यादा स्टेबल है, नैप्थेलिन की एक रिंग से और एंथ्रेसिन की एक रिंग से। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों पूरे कंपाउंड की, तो आपको अच्छे से पता है कि सर इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। हाँ, हर एक रिंग के लिए तो कम है, लेकिन पूरी मिलाऊं तो सबसे ज्यादा है, तो ये ज्यादा ज्यादा स्टेबल होगा। ये वाली बातें क्लियर हो गई, हाँ या ना? सब बताओ, यहां तक की बातें सबको अच्छे से क्लियर है? बताओ जल्दी। ओके, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, ठीक है ना?
दूसरा इंपॉर्टेंट यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है आपको। देखो मैं कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये 1 आपको एज इट इज याद रखना है, ठीक है ना। याद क्यों रखना है, क्योंकि अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट है, वरना मैं बना के भी दिखा देता। देखना अच्छे से, ठीक है ना। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है यार बेंजीन के, आप खुद को पता है डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने के बाद 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, हाँ या ना। बेंजीन के तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है बच्चों, समझ में आया सबको। आप देख लेना ना, या तो बेंजीन इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, या तो बेंजीन आपका बच्चों कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, ये इस तरह से। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेक करो, ठीक है ना। तो ऐसे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। नैप्थलीन के याद रखना, मैं अभी निकाल के नहीं दिखा रहा, सीधे बता रहा हूं आपको, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एंथ्रेस इनके बच्चों 4 पॉसिबल है। और बहुत ध्यान से सुनना, एक और रहता है एंथ्रेस इनका भाई, सुनना अच्छे से। 2 3 4 इनको याद रख लेना, एग्जाम में देखो सुनो, आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आएगा कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ, इसके बताओ कितने पॉसिबल है, ठीक है ना। आखिरी वाला देखो, आखिरी वाला सुनो। बहुत ही ध्यान से सुनो, यहाँ पे कुछ मैंने स्ट्रेट नहीं बनाई, एंगुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। 3 रिंग्स एंगुलर इसमें जुड़े हुए, ऐसे सीधे नहीं जुड़े, ठीक है ना, ऐसे सीधे नहीं है। तो इसको बोला जाता है फिनेंथ्रेसिन। और फिनेंथ्रेसिन के लिए अगर आपसे पूछा तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, 5 हो गए। चलो सबको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आए कितने हो गए, याद हो जाएंगे सबको, मैसेज करो बच्चों, जल्दी बताओ। याद हो जाएंगे सबको किसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। बेंजीन में 2, नैप्थेलिन में 3, एंथ्रेसिन में 4 और फिनेंथ्रेसिन में 5। तो एज इट इज मैं बता रहा हूँ, सुनो बहुत ध्यान से सुनो, एज इट इज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। और बहुत बच्चे मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे। अगर आपको किसी को पूछे ना फिनेंथ्रेसिन के एंथ्रेसिन के भी, देखो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। मान लो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हो, तो आप कोशिश करना। देखो यहाँ पे देखो, पहले रिंग बना दो, डबल बॉन्ड की पोजीशन आप चेंज कर दो कुछ इस तरह से, यानी कि आपने, एक मिनट क्या है, फिनेंथ्रेस, हाँ याद कर लो आप, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान देना अच्छे से। अब आप क्या कर सकते हो, देखो आपने यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे गलत हो गया ना, हाँ नहीं सही है, सिंगल डबल। और एक और आप क्या कर सकते हो अभी, यानी कि आप रिंग देखो, इस वाले रिंग को देखो, मतलब आप रिंग से देख के बता सकते हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन आपने बीच में देखो, यहाँ पे चेंज है, ठीक है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड एक्चुअली कुछ इस तरह से आ जाएगा, वो सिंगल नहीं ऐसे आएगा, ठीक है ना, ऐसे आएगा, तो याद रखना यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो याद रखना हमने चेंज कहाँ पे किया, एक्चुअली आपसे कोई पूछेगा नहीं। हाँ वेरी गुड, ये क्वेश्चन अच्छा था कोमल, मुझे अच्छा लगा। देखो सुनो अच्छे से, एंथ्रेसिन, एंथ्रेसिन फिनेंथ्रेसिन में कौन स्टेबल है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 है और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेटिंग, समझ में आया। और ये किससे ज्यादा स्टेबल होगा आपका, नैप्थेलिन से, ठीक है ना। इसके 3 है, और ये किससे ज्यादा स्टेबल होगा आपका, बेंजीन से। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, डिपेंड ऑन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो अब मेरी बात सुनो अच्छे से, मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, 3 H दे रहा हूं आपको मैं, HA दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, HB दे रहा हूं मैं,
और इन दोनों में बताओ H प्लस लूज करने के बाद निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। आप समझ में आया आपको? इन दोनों में एसिडिक कौन है? ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है या बी वाला? कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? देखो, यहां पे लूज करने के बाद आपको ये मिलेगा, निगेटिव चार्ज यहां पे मिलेगा, और बच्चों यहां पे लूज करने के बाद सेम निगेटिव चार्ज कहां पे मिलेगा? इधर। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सा निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? सच में बताओ, सोच समझ के बताओ, दोनों में से ज्यादा निगेटिव चार्ज कौन सा स्टेबल है? मैसेज करो। देखो यार, आप फिर से भी वहां पे जा रहे हो, जो मैं बता रहा हूं आप गलत बोल रहे हो वापस से। अरे, निगेटिव चार्ज ये वाला ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि एरोमेटिसिटी एक ही के अंदर है। लेकिन यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज इधर भी जाएगा, यानी कि एरोमेटिसिटी शेयर होगी यहाँ पे। यानी कि ये कैसा होगा आपका? बोलो भाई, ये कैसा होगा? एनिलेशन इफेक्ट शो करेगा। समझ में आ रहा है सबको? बोलो रे, सबको समझ में आ रहा है ना? सेकंड वाला एनिलेशन इफेक्ट शो करेगा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। याद रखना, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा ड्यू टू इसका निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो जल्दी Ha+ ये जल्दी H+ लूज करेगा। बच्चों समझ में आया सबको ये वाला क्वेश्चन? जल्दी बताओ। इन दोनों में अगर आपसे पूछा गया कि कौन सा जल्दी H+ लूज करेगा, तो Ha को हम जल्दी लूज कर सकते हैं एज कंपेयर टू Hb, बिकॉज Ha लूज करने के बाद एक ही रिंग में एरोमेटिसिटी रहेंगी, लेकिन Hb अगर लूज किया तो वहां पे एनिलेशन इफेक्ट होगा, जिससे अपना बनने वाला प्रोडक्ट थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये थी बातें एनिलेशन इफेक्ट की, और एरोमेटिक कितने मतलब कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन शो करेगा। लेकिन आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के अभी चांसेस है, जिसका नाम है क्रेक्स रूल। देखो, क्रेक्स रूल का क्या कहना है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना बच्चों? क्रेक्स रूल का क्या कहना है, बहुत ध्यान से सुनना, कि ये बताता है कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक हो सकता है। और एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, याद रखना, क्रेक्स रूल का बस एक ही एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल ऐसा है जो कि एंटी एरोमेटिसिटी शो करता है। याद रखना, दिस इज एक्सेप्शनल फॉर क्रेक्स रूल। देखो, क्रेक्स रूल बताता है या तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक होगा या तो नॉन एरोमेटिक होगा, लेकिन एक कंपाउंड ऐसा भी है जो नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिसिटी शो करता है। ठीक है ना बच्चों? अब देखो, क्रेक्स रूल का क्या मतलब, हमें क्या याद रखना है कि अगर नंबर n इज इक्वल टू ऑड, और n क्या हो गया आपके बच्चों? n हो गया आपके डबल बॉन्ड। ठीक है ना? डबल बॉन्ड अगर ऑड रहे तो आपका कंपाउंड होगा एरोमेटिक। और बच्चों n इज इक्वल टू, अगर डबल बॉन्ड आपके इवन रहे तो आपका कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक। बच्चों क्लियर है सबको? दो बातें क्लियर हो गई। अगर n आपका ऑड रहा तो एरोमेटिक, और n यानी कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आपके इवन रहे तो नॉन एरोमेटिक। अब ये सब जगह पे मत लगा देना क्रेक्स रूल, सुनना अच्छे से। जो फ्यूज रिंग सिस्टम है ना बच्चों, फ्यूज रिंग सिस्टम है ना, यानी कि दो रिंग, फ्यूज रिंग सिस्टम में ही आपको क्या लगाना है बच्चों? क्रेक्स रूल लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद ही मुझे बता देना आंसर इसका। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना? आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके, और इस साल इस तरह के क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। देखो हाँ? बोलो। बोलो, डबल बॉन्ड आपके क्या है? जल्दी बोलो, ऑड है क्या इवन है? डबल बॉन्ड आपके इवन है ऑड है? जल्दी बताओ। इवन है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। अगर इवन होगा तो बताओ यार, इवन होगा तो मैंने क्या बोला था? नॉन एरोमेटिक। समझे या नहीं समझे? बोलो यार बच्चों, समझ में आया सबको? यन इज, अगर इवन है तो, हाँ, यन तो आपका आ जाएगा एरोमेटिक। ठीक है ना बच्चों? अब देखना,
डबल या एक मिनट, बताओ यार, बोलो यार। ऑड है या इवन है? एन कैसे आपके? बहुत मारूंगा। यन क्या है आपका? अरे यन क्या है आपका? अरे सर यन इवन है आपका, इवन। अरे जो कुछ पढ़ता भी नहीं ना, उसको अगर इतना भी पता होगा ना सर sp3 कार्बन है, तो भी वो बोल देगा सर ये तो नॉन एरोमेटिक है। समझे अभी? फिर भी एरोमेटिक बोल रहे, पता नहीं क्या होगा। आगे बढ़ते, ठीक है ना। आप काम की चीज सुनो, मतलब आप देखो, इसके मैं ज्यादा एग्जांपल डिस्कस नहीं करूंगा। बस आप इतना याद रखो कि यन अगर ऑड रहे तो एरोमेटिक, और बच्चों यन अगर इवन रहे तो नॉन एरोमेटिक, अगर फ्यूज रिंग सिस्टम रही तो, ठीक है ना। अब इसमें मैंने बोला था लिमिटेशन आपको याद रखना है, क्रेक्स रूल का लिमिटेशन। पेंटेलिन, एक यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूं मैं, पेंटेलिन। पेंटेलिन इज द एग्जांपल ऑफ क्रेक्स रूल, जो कि थोड़ा अलग है। 5 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग, ठीक है ना बच्चों। पेंटेलिन देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे यन क्या है, जल्दी बताओ, यन क्या है आपका? ऑड है, इवन है? इवन है। तो आप बोलोगे सर ये नॉन एरोमेटिक है, लेकिन बच्चों याद रखना, मैंने वापस से बोला था ये लिमिटेशन में आता है, ये वाला एग्जाम्पल। इस वाले एग्जाम्पल को आप कुछ मत करना। अगर दो पेंटेन दिख जाए आपको, पेंटेलिन अगर दिख जाए बच्चों, तो याद रखना यहाँ पे मैंने बोला था इसको एंटी एरोमेटिक लिख देना, ठीक है ना। एंटी एरोमेटिक करके आ जाना। ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है क्रेक्स रूल का, इसको आप अच्छे से याद रख लेना। अगर कोई बच्चा इतना भी पढ़ता होगा ना, तो एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, 2 2 4 6 और 8, 8 यानी कि फोरियन, और फोरियन यानी कि एंटी एरोमेटिक। ऐसे भी याद रख सकते हो आप इसको, या फिर ऐसे याद रख लो, ठीक है ना। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, देखो अभी। ये बोलो यार, एन आपका ऑड है या इवन है? जल्दी बोलो, एन क्या है आपका? जल्दी बोलो यार बच्चों, एन क्या है आपका? बोलो, एन इज योर। सर एन इज ऑड है, और मैंने बोला था अगर एन ऑड रहा तो आप आंख बंद करके बोल दोगे सर ये एरोमेटिक है। समझे अभी? जल्दी बताओ बच्चों, समझ में आया सबको क्रेक्स रूल किस तरह से अप्लाई करेंगे? सबको क्रेक्स रूल क्लियर है? एक एग्जाम्पल था पेंटेलिन, उसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब सबको अच्छे से क्रेक्स रूल समझ में आ गया। एनिलेशन इफेक्ट की थोड़ी मत करो, एनिलेशन इफेक्ट छोड़ दो, क्रेक्स रूल करो अच्छे से, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। अब ये वाला भी देख लो आप। बोलो एन ऑड है या इवन है? बोलो यार, एन आपका क्या है, बोलो। ठीक है ना, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। तो समझ में आ रहा है ना अभी, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्रेग्स रूल से भी हम ऐसे रिंग्स की एरोमेटिसिटी बता सकते हैं, ठीक है ना। चलो, अब हम बढ़ते हमारे मेन टॉपिक की तरफ, एसिड बेस। कल हमने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था। एक काम करो अभी सब, कुछ मत करो अभी, बहुत टाइम बाकी है रिजॉइन को। चलो, ऑर्थो इफेक्ट अब बहुत ध्यान से सुनो। मैंने कल बताया था आपको ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है ना। अब कौन कौन से ग्रुप ऑर्थो इफेक्ट शो करेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कौन कौन से ग्रुप ऑर्थो इफेक्ट शो करते हैं, मैं लिख दूं। देखो, सबसे पहले तो ब्रोमीन या क्लोरीन हो, देखो, ठीक है ना। उसके बाद OCH3, ये वाला ग्रुप, CH3 ग्रुप, NO2 ग्रुप, ये आपके ऑर्थो इफेक्ट शो करेंगे। और इसके साथ साथ OH वाला ग्रुप भी ऑर्थो इफेक्ट शो करता है। इनको अच्छे से याद रख लो। अगर ये कहीं पे ऑर्थो पे दिख जाए आपको, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा था, ठीक है ना बच्चों में, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का केस में, अगर ये सारे ग्रुप ऑर्थो पे अगर हो, तो ऑर्थो इफेक्ट शो हो सकता है। समझ में आया सबको? जल्दी बताओ, आप क्लियर है थोड़ा अच्छे से ऑर्थो इफेक्ट की बातें? अब मैं एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ, ठीक है ना बच्चों। एक एक एग्जाम्पल को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ ठीक है,
एक एक एग्जाम्पल को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम आगे नहीं बढ़े। यहाँ पे लिख देता हूं NO2, बताओ रे, मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, वो बताओ पहले। ए, बी और सी में से बताओ जल्दी से, विच इज मोस्ट एसिडिक। तो आप कहोगे सर, देखो सर, सबसे पहले तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड है और ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा तो ए एसिडिक होगा। चलो मैं ए को थोड़ा हटा देता हूं। अब क्वेश्चन आता है सर इन दोनों में कौन एसिडिक है, तो अब कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, देखो हाँ अच्छे से। ऑर्थो सॉरी प्यारा और मेटा की अगर बात की जाए, ऑर्थो तो हमने देख लिया। सर इन दोनों में कौन एसिडिक है, तो बच्चों अच्छे से ध्यान देना, बहुत ध्यान देना अच्छे से। ये मान लो एसिडिटी हम कब डिसाइड करते हैं सर, जब जब आपका जो निगेटिव चार्ज है बनने वाला निगेटिव चार्ज अगर स्टेबल हो, ठीक है ना, बनने वाला निगेटिव चार्ज अगर आपका स्टेबल हो, तो अगर निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा तो आपकी एसिडिटी ज्यादा बढ़ेगी, सही है ना, बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, तो मेटा पोजीशन पे मैंने हमेशा एक चीज कही, अगर नहीं भी कही तो याद रखना, मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट के सिवा कोई दूसरा इफेक्ट होता ही नहीं है, समझ में आया। मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस की बात हम कभी नहीं करते और हाइपर कॉन्जुगेशन की बात भी हम नहीं करेंगे। यानी कि मेटा पोजीशन पे कौन डोमिनेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव। और मुझे बताओ ये NO2 ग्रुप आपका प्लस आई दिखाएगा या माइनस आई दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा या डोनेट करेगा, मैसेज करके बताओ। NO2 ग्रुप तो बहुत अच्छे, वेरी गुड आदित्य, यहाँ पे आपका माइनस आई, ये NO2 आपका माइनस आई ग्रुप है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूं बच्चों, NO2 एक यहाँ पे ये वाला मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, विच इज माइनस आई, बहुत अच्छे। यानी कि माइनस आई के थ्रू इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा थ्रू माइनस आई इफेक्ट, बहुत अच्छे। अब मुझे बताओ अब मुझे बताओ ये वाला ग्रुप प्यारा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्यारा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट शो करेगा। रेजोनेंस तो शो करेगा, लेकिन कौन सा रेजोनेंस शो करेगा, मैसेज करो यार। माइनस आई, माइनस एम या प्लस एम, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। ये आपका शो करेगा, वेरी गुड, माइनस एम। देखो यार प्लस कौन बोल रहा है, देखने दो मुझे, प्लस क्यों बोल रहे हैं भाई, माइनस बोलो ना। कितनी बार पढ़ा रखा है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, माइनस शो करेगा ये। तो अब मुझे बताओ दोनों में से, बच्चों ध्यान देना, दोनों में से मुझे बताओ माइनस आई और माइनस एम में से इंडक्टिव और रेजोनेंस में डोमिनेंट कौन है, जल्दी बताओ। इंडक्टिव और रेजोनेंस में डोमिनेंट इफेक्ट कौन है, आप खुद से बताओ, बोलो बच्चों। हाँ, माइनस एम इज अ डोमिनेंट, और अगर वो डोमिनेंट है तो बोलो निगेटिव चार्ज किसका ज्यादा स्टेबल होगा, ए का या बी का, जल्दी बताओ। निगेटिव चार्ज किसका ज्यादा स्टेबल होगा, सर बी का निगेटिव चार्ज, प्यारा वाले का निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि ये इजीली H+ लूज करेगा। यानी कि दोनों में से अगर एसिडिटी पूछी तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ। हो गया क्लियर ये वाला क्वेश्चन, बोलो बच्चों, हो गया क्लियर क्वेश्चन। तो अगर आपसे एसिडिटी पूछी, देखो हाँ एक एक क्वेश्चन लूंगा मैं, डोंट वरी, हम ऐसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपसे एसिडिटी पूछी, देखो हाँ अभी NO2, तो आप बोलोगे सर ए बी सी में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा आपका, सर ए तो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आएगा सी और उसके बाद आएगा बी। बोलो ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है, बोलो बच्चों A C B ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। हाँ आगे बढ़ते अभी, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला OH COOH, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे वो दे देंगे। इन दोनों में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और नहीं आया तो पूछने जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है।
OCH3। अब क्वेश्चन आता है सर जी, इन दोनों में आप खुद से बताओ कि ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा कहां पे लगना चाहिए था। एक थोड़ा सा सोचो। देखो, दोनों में ऑर्थो इफेक्ट लगता है बच्चों, आप हाँ या ना जल्दी बताओ। अरे पहले मेरा आंसर तो, आप ना जल्दी बहुत जल्दबाजी करते हो और गलत आंसर दे देते। आंसर तो गलत है ही आपका, जिस तरह से आपने सोचा। आप, मैं वही बता रहा हूं, आप क्या सोच रहे होगे कि सर, देखो, आप क्या सोच रहे होगे कि सर जी ये बल्कि है ना सर, सर ये बल्कि ग्रुप है, तो सर ये जल्दी से रोटेशन कर देगा और जल्दी से H प्लस फेंक देगा बाहर। सही है ना, ऐसे सोच रहे हो ना आप। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो अच्छे से। ऐसा आपने सोचा, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मान लो इसने निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है ना बच्चों, और मान लो यहाँ पे भी आपका निगेटिव चार्ज आ गया। सॉरी, ये यहाँ से क्यों निकाल रहा हूं मैं। मान लो ऊपर पे भी निगेटिव चार्ज आ गया। आपने एक चीज ऑब्जर्व की क्या, कि सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल है। हाँ या ना जल्दी बोलो, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। लेकिन यार आप सोचोगे सर यहाँ पे भी पॉसिबल है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप है ये, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अब मुझे बताओ, अब बोलो ये वाला ज्यादा स्टेबल है या ये वाला ज्यादा स्टेबल है, अब बताओ। अब दोनों में से बताओ कौन सा निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, खुद से बताओ। कौन सा निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पॉसिबल है रे। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देता हूं, OH निगेटिव, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, हाइड्रोजन नहीं ना इसके पास। समझ में आया। तो अब बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है, कौन सा निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा तो ये वाला H प्लस जल्दी रिलीज करेगा, तो ये ज्यादा एसिडिक हुआ। आप समझ में आया सबको। एक एक एग्जाम्पल जो ले रहा हूं ना, वहीं से एग्जाम्पल आपके एग्जाम में दिखेंगे आपको, ठीक है ना बच्चों। तो ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू दिस। ऑर्थो इफेक्ट के अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखी जाती है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखना, मैं ऑलवेज एक ही बात बोलता हूं, अगर हमारा निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो एसिड भी उतना कैसा क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप बताओ मुझे। हाँ, लेकिन अब देखो, COOH Cl, अब आप जवाब दो, अब आपका सही आ जाएगा। ब्रोमीन। अब बताओ यार बच्चों, बोलो आप बच्चों, अब जल्दी से जल्दी H प्लस कौन रिलीज करेगा, A और B में से बताओ। जल्दी से जल्दी H प्लस कौन रिलीज करेगा। चलो, अभी भी कंफ्यूजन है आपके दिमाग में। जो A बोल रहे हो वो बताओ AQ, और जो B बोल रहे हो वो बताओ BQ। AQ पहले वो बताओ, AQ पहले बताओ, AQ कहा आपने। देखो मुझे एक बात बताओ यार, आप इलेक्ट्रोनेगेटिव में जा क्यों रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां से बीच में आ गई। अरे अगर ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है तो प्लेन में नहीं, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पे। इन दोनों का इस पे कुछ इफेक्ट होगा ही नहीं ना, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है तो दोनों जगह पे। आप क्यों ऐसा सोच रहे हो, मैंने बताया आपको कभी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाओ। आप मुझे बताओ दोनों में से बड़ा कौन है, अब बताओ बड़ा कौन है। ब्रोमीन आपका बड़ा है, और अगर ब्रोमीन बड़ा है तो ऑर्थो इफेक्ट कहां पे ज्यादा लगेगा, ब्रोमीन के केस में। अगर ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा लगा तो ब्रोमीन वाला आपका ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू इस वाले से। आप समझ में आया। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सुनो, देखो बच्चों, अगर आपके एटम, देखो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चीज थी इसलिए मैंने वो वाला एग्जांपल बताया था, लेकिन यहाँ पे देखो साइज का फैक्टर देखो बच्चों। अगर ब्रोमीन की साइज ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होगा तो प्लेन जल्दी से चेंज होगा, और जितने जल्दी प्लेन चेंज होगा उतने जल्दी H प्लस वो रिलीज करेगा। अब समझ में आया। इसलिए दूसरे वाले की एसिडिटी क्या होगी, पहले वाले से ज्यादा होगी। ठीक है ना, यहां तक की बात है, बताओ यस और नो। यहां तक की बात है, सबको क्लियर है, यस और नो जल्दी बताओ। हर एक एग्जाम्पल को आपको घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। अब कुछ एसिड ले लेता हूं मैं,
COOH, 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 CH2, COOH। और अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही चल रही है, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? ये देखो मैं, अरे देखो एग्जाम्पल लेने के लिए 10 ले सकता हूँ, लेकिन आपके पास एक ही एग्जाम्पल है जो कि फेमस है, ठीक है ना, ये वाला। उतना एक ही एग्जाम्पल है रे, एग्जाम्पल एक ही है। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ब्रोमीन को, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ब्रो। आप बताओ, तो आप बोलोगे सर देखो ये यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। समझ में आया अभी? फर्स्ट वाला एसिडिक होगा। समझ में आया? एग्जाम्पल तो क्या है, एक एग्जाम्पल आप अच्छे से देख लो, उसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल आपको पूछेंगे नहीं, ठीक है ना कोई। और मैं मेरे खुद से अगर कोई एग्जाम्पल ले लूं तो क्या पता गलत एग्जाम्पल ले लिया तो, ठीक है ना। चलो हो गया अभी क्लियर, बोलो यस और नो। चलो अब मुझे एक बात बताओ, देखो बच्चों इसको ऑक्जेल ये पहले मुझे बता दो आपको, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां पे लिख देता हूं ओम्स गैप, ओम्स गैप, ठीक है ना, पी। अब यहां पे मैं नाम बताता हूं, ओ फॉर ऑक्जेलिक एसिड, एम फॉर मेलोनिक एसिड, एस फॉर सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, ए फॉर एडिक एसिड,